शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा शुक्रवार 5 मार्च को एक नया आदेश जारी करते हुए 6 मार्च की सुबह 6 बजे से अमरावती शहर व जिले के लिए नए संशोधित आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अब समूचे जिले में सभी तरह की दुकानें व आस्थापना रोजाना सुबह 9 से शाम 4 बजे तक शुरू रखे जा सकेंगे। हालांकि इस दौरान कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का कड़ाई के साथ पालन करवाया जाएगा और कहीं पर भी नियमों का उल्लंघन होने पर कड़ी कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले जिलाधीश कार्यालय द्वारा अमरावती महानगरपालिका क्षेत्र सहित अचलपुर व अंजनगांव सूची तहसील क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए इन तीनों क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू किया गया था, लेकिन 8 मार्च से 2 दिन पहले ही लॉकडाउन के नियमों को शिथिल करते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में आदेश जारी किया गया। आज अपने कार्यालय में बुलाई गई पत्रवार्ता में जिलाधीश शैलेश नवाल ने इस अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर विस्तृत जानकारी दी। अमरावती जिल्ह्यामध्ये उद्या शनिवारी 6 मार्च पासून काय रियायत आपण देतो आहेत। मागचे 2 आठवड्यापासून जे लॉकडाऊन या जिल्ह्यामध्ये सुरू आहे त्याचा आणि जे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आता लोक फॉलो करते आहेत त्याचा चांगले परिणाम दिसून येत आहेत। आणि उद्यापासून आपण सर्व स्थापना हे सकाळी 9 ते 4 पर्यंत हे उघडे राहतील। याशिवाय अजून काय रियायत आपण देतो आहेत, पण याच्या सोबतच जे नो मास्क नो सर्व्हिस, नो मास्क नो एंट्री अशा प्रकारचा जे मोहीम इकडचे सर्व व्यापारी असोसिएशननी पुढेकार घेऊन आम्हाला सुचवलेले आहे, त्याचा इम्प्लिमेंट करण्यासाठी या रियायत सोबत आपण त्याच्यामध्ये आग्रह धरतो आहे। आणि जे जे लोकांचा या उघडण्यामध्ये किंवा याचे सुचारू आपल्याला करण्यामध्ये आणि कुठेतरी संक्रमण थांबवण्यामध्ये सुझाव जे होते ते सगळेच आपण अंतर्भूत केलेले आहे। आणि मला विश्वास आहे की जे 2 आठवड्यापासून लोकांनी शिस्त आणि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जे फॉलो केलेले आहेत ते ये रियायत सोबत सुद्धा ते फॉलो करणार आहेत। आणि लवकरच अमरावतीला जे संक्रमणाची स्थिती आहे ते आटोक्यात आणण्यासाठी सर्वांचाच याच्यामध्ये आम्हाला मदत भेटणार आहे। 9 ते 4 पर्यंत सर्व स्थापना उद्यापासून अलाउड आपण करतो आहे, पण त्याच्यामध्ये विशेषतः कोणते प्रकारचे सोशल डिस्टन्सिंगचा किंवा मास्क फॉलो नाही केलं किंवा अजून जे गाईडलाईन्स त्यांनीच ठरवलेली आहेत त्याचे पालन नाही केल्यास तर दंड त्याच्यामध्ये लावण्यात येतील। विशेष 30 पथक आपण या वीकसाठी नेमतो आहेत, जेणेकरून कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हे फॉलो करण्यामध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत पोहोचता येतील। मी सर्व नागरिकांना सर्व लोकांना आवर्जून आवाहन करू इच्छितो की परत आपल्या जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारचं लॉकडाऊनची स्थिती उद्भवू नये त्यासाठी सर्वांनीच कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लावणे, डिस्टन्सिंग ठेवणे आणि सॅनिटेशन करणे याचे पालन करावं। आणि सर्व ठिकाणी आपलं अति आवश्यक कामाशिवाय आपण बाहेर टाळावं आणि ज्या ठिकाणी जे जे आस्थापना उघडते आहेत त्या ठिकाणी गर्दी न करता शिस्ताचं पालन करून आपल्याला आपले काम करून घ्यावं। धन्यवाद। इन दिनों अमरावती मनपा क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर लोग बाग कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का कड़ाई से पालन भी नहीं कर रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल ने अमरावती मनपा क्षेत्र में कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु 20 पथकों का गठन किया है। इन पथकों द्वारा कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले लोगों से 500 रुपये, मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से 500 रुपये, दुकानों में त्रिसूत्री नियमों का उल्लंघन करने वाले ग्राहकों से 300 रुपये और दुकानदारों से 3000 रुपये। साथ ही अपनी किराना दुकान में दर पत्रक नहीं लगाने वाले किराना दुकानदारों से 3000 रुपये का दंड वसूला जाएगा। इसके अलावा दूसरी बार नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी। 9 ते 4 पर्यंत सर्व स्थापना उद्यापासून अलाउड आपण करतो आहे, पण त्याच्यामध्ये विशेषतः कोणते प्रकारचे सोशल डिस्टन्सिंगचा किंवा मास्क फॉलो नाही केलं किंवा अजून जे गाईडलाईन्स त्यांनीच ठरवलेली आहेत त्याचे पालन नाही केल्यास
तद्दंड त्याच्यामध्ये लावण्यात येतील. विशेष 30 पथक आपण या वीकसाठी नेमतो आहेत, जेणेकरून कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हे फॉलो करण्यामध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत पोहोचता येतील. जिले में विगत 1 मार्च से कोविड टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू हुआ, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों सहित 45 वर्ष से अधिक आयु वाले बीमार व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है. इस हेतु जिले में जहां 1 और 14 सरकारी टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, वहीं 10 निजी अस्पतालों को भी कोविड टीकाकरण केंद्र के तौर पर मान्यता दी गई है, जहां पर गत रोज 2046 पात्र लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बाद कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया. सरकारी अस्पतालों में कोविड वैक्सीन निःशुल्क तौर पर उपलब्ध है, वहीं निजी अस्पतालों में कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए 250 रुपये खर्च करने हैं. गुरुवार को निगमायुक्त प्रशांत रोडे ने शहर में शुरू किए गए नए टीकाकरण केंद्रों का मुआयना किया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए. वहीं भाजी बाजार परिसर स्थित टीकाकरण केंद्र पर पूर्व महापौर व क्षेत्र के पार्षद विलास इंगोले ने मुआयना करते हुए सभी शहरवासियों से कोविड टीकाकरण अभियान में स्वयं स्फूर्त तौर पर शामिल होने का आह्वान किया. प्रतिवर्ष संत गजानन महाराज का प्रकट दिवस माघ सप्तमी को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसके तहत सभी गजानन मंदिरों में दर्शन हेतु भाविक भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी जाती है. इसके अलावा जगह जगह पर महाप्रसाद का आयोजन भी होता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के खतरे और लॉकडाउन को देखते हुए 5 मार्च को संत गजानन महाराज प्रकट दिवस पर सन्नाटे का साया मंडराता दिखा, क्योंकि इस बार कहीं पर किसी भी तरह का कोई भव्य दिव्य धार्मिक आयोजन नहीं किया गया था. हालांकि सभी मंदिरों में विश्वस्तों की मौजूदगी के बीच प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में संत गजानन महाराज की मूर्ति का श्रृंगार व पूजन पूरे विधि विधान के साथ किया गया. इस समय जगह जगह पर होम हवन का भी आयोजन हुआ, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए मंदिर संस्थानों के विश्वस्त बेहद सीमित संख्या में उपस्थित हुए. साथ ही कई मंदिरों में गर्भगृह के दरवाजे खुले रखे गए ताकि भाविक श्रद्धालु मंदिरों के बाहर खड़े रहकर वहीं से मूर्ति का दर्शन कर सकें. लाखों करोड़ों भाविकों की श्रद्धा रहने वाले संत गजानन महाराज की नगरी शेगांव में प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में जबरदस्त भीड़भाड़ का आलम रहता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए शेगांव संस्थान द्वारा मंदिर को बंद रखने और इस वर्ष कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया गया था, जिसकी वजह से शुक्रवार को संत नगरी शेगांव में भी पूरी तरह से सन्नाटा दिखाई दिया. महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में विद्युत वितरण करने वाली महावितरण, टाटा, बेस्ट व अदानी कंपनी की विद्युत दरों में औसत 2% की कटौती करने का निर्णय घोषित किया है. यह दर कटौती आगामी 1 अप्रैल से लागू होगी. इस बारे में राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 30 मार्च 2020 को आदेश जारी करते हुए ईंधन समायोजन शुल्क को कम करने का निर्णय लिया था. इस निर्णय का लाभ सर्वसामान्य विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगा. विद्युत दरों में वृद्धि होने की वजह से सर्वसामान्य लोगों को आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में बकाया बिलों के साथ साथ विद्युत दरों को कम करने की मांग भी सर्वसामान्यों द्वारा की जा रही है. विद्युत नियामक आयोग द्वारा लिए गए निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि यह निर्णय पूर्ववर्ती फडणवीस सरकार द्वारा तय की गई नीतियों का परिणाम है, अतः मौजूदा सत्ताधीशों द्वारा इस निर्णय का कोई श्रेय नहीं लूटा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि फडणवीस सरकार के कार्यकाल के दौरान ही सभी विद्युत वितरण कंपनियों को आगामी 5 वर्ष के लिए विद्युत उत्पादन एवं खरीद के संदर्भ में अपनी जानकारी विद्युत नियामक आयोग के समक्ष पेश करने और विद्युत नियामक आयोग को इसकी समीक्षा करने के आदेश दिए गए थे. इसी का परिणाम है कि इस बार विद्युत दरों में कटौती करने का निर्णय आयोग द्वारा लिया गया है. यह फडणवीस सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों की उपलब्धि है. एसबीआई के वित्त विशेषज्ञों द्वारा गुरुवार को दी गई विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि पेट्रोल व डीजल को वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो पेट्रोल की चिल्लर बिक्री 75 रुपये प्रति लीटर के स्तर तक लाई जा सकती है. वहीं डीजल भी 68 रुपये प्रति लीटर की दर पर उपलब्ध कराया जा सकता है. विगत कुछ माह से पेट्रोल व डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और पेट्रोल के दाम 100 रुपये के आसपास पहुंच गए हैं. वहीं डीजल के दाम भी 90 रुपये प्रति लीटर के आसपास जा पहुंचे हैं. ऐसे में सर्वसामान्य लोगों को काफ़ी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन इस संदर्भ में किए गए अध्ययन से निकाले गए निष्कर्ष के मुताबिक सरकार के लिए सर्वसामान्य लोगों को बेहद माफक दरों पर पेट्रोल व डीजल उपलब्ध कराना पूरी तरह संभव है. अमरावती शहर में फिलहाल जारी कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के चलते विशेष रूप से दैनिक कामकाज में महिलाओं में निराशा व उदासीनता की भावना निर्माण होने की संभावना है. ऐसे में इस समस्या से रास्ता निकालने और सकारात्मक मंथन होने के लिए शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह की संकल्पना से विश्व महिला दिवस के अवसर पर अमरावती शहर की सभी महिलाओं के लिए कोरोना संक्रमण से स्वयं की और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए तैयार की गई सुरक्षात्मक नियमावली स्पर्धा का आयोजन किया गया है. इस स्पर्धा का विषय माझी कुटुंब व माझ्या कुटुंबाची रक्षा यह रखा गया है. ऑल इंडिया जमीयत उल कुरैश अमरावती की ओर से जिलाधीश को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया
कि महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1976 के तहत गाय के साथ ही बैल के कत्ल पर भी पाबंदी लगाई गई है। इस कारण इस कानून को रद्द किया जाए और इस कानून में संशोधन करते हुए बैल शब्दों को रद्द कर बैल के कत्ल व मांस की बिक्री की अनुमति दी जाए। प्रतिवर्ष स्थानीय श्री तीर्थ क्षेत्र कुंडेश्वर में महाशिवरात्रि पर्व पर यात्रा व धार्मिक महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसे इस वर्ष कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन द्वारा किए गए आह्वान के चलते रद्द कर दिया गया है। इस आशय का फैसला संस्थान के विश्वास मंडल की बैठक में लिया गया। विश्वास मंडल द्वारा आह्वान किया गया है कि इस बार महाशिवरात्रि पर्व पर कोई भी भाविक श्रद्धालु कुंडेश्वर मंदिर में न आए। शुक्रवार 5 मार्च को जिले में 651 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 38,447 पर जा पहुंची। वहीं शुक्रवार को 24 घंटे के दौरान 3 कोरोना संक्रमितों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 552 पर जा पहुंची है। शुक्रवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 240 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक 30,749 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7,146 है, जिसमें से 1,340 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती है। वहीं मनपा क्षेत्र में 4,021 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1,785 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। कोरोना के चलते घोषित लॉकडाउन के कारण पिछले 10 दिनों से बंद पड़े स्थानीय कृषि उत्पन्न बाजार समिति में अनाज बिक्री व्यवहार कल गुरुवार 4 मार्च से दोबारा शुरू किए गए, जहां पर कोरोना की त्रिसूत्री का पालन कर किसानों का खेती माल खरीदी करने का काम शुरू हुआ है। ऐसे में चना और तुअर बेचने के लिए बड़ी संख्या में किसान इस समय शहर आ रहे हैं। कल पहले ही दिन 5,889 क्विंटल चना तथा 1,352 क्विंटल तुअर की बाजार में खरीदी हुई, जहां पर चने को 4,500 रुपये से 4,950 रुपये प्रति क्विंटल तथा तुअर को 6,000 रुपये प्रति क्विंटल के दाम मिले। मार्च माह की शुरुआत से ही गर्मी की आहट लगनी शुरू हो गई है और विदर्भ क्षेत्र में पारा ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो गया है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल बंड के मुताबिक आने वाले समय में पश्चिम विदर्भ के तापमान में बड़े पैमाने पर वृद्धि होगी और इस बार गर्मी के मौसम में अधिकतम तापमान 47 डिग्री के स्तर पर पहुंचने की पूरी संभावना है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे गए निवेदन में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा अमल में लाए गए तीनों कृषि विधेयकों को वापस लिया जाए, क्योंकि ये तीनों अधिनियम देश के किसानों के हितों के खिलाफ हैं। प्रभार क्रमांक 10 के शिवसेना शाखा प्रमुख प्रशांत दलवी ने जिलाधीश को सौंपे निवेदन में कहा है कि जब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा रोजाना 100 से कम नहीं होता, तब तक लॉकडाउन को जारी रखा जाए और किसी भी जनप्रतिनिधि के दबाव में आकर काम न किया जाए। नांदगांव पेट के पास आज सुबह 6 बजे के दौरान भैंसों को लेकर आने वाला ट्रक पुलिया के डिवाइडर से टकराकर पलटी खा गया। इस दुर्घटना में ट्रक का क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही इस ट्रक में लदी 33 भैंसों में से 8 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं शेष 25 भैंसों को काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए गोरक्षण में भेजा गया है। गाड़गीनगर पुलिस थाना अंतर्गत वलगांव रोड पर चांगापुर फाटे के पास स्थित हॉस्टल में रहने वाली एक युवती को चाकू का धाक दिखाकर उसका अपहरण करने के बाद यवतमाल का युवक उसे चांदू रेलवे मार्ग से देवगांव में ढाबे पर ले गया, जहां पर उसे धमकाने के बाद फिर से अमरावती लाकर छोड़ दिया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने यवतमाल के दत्तात्रेय नगर निवासी सुशील देवीदास मेश्राम नामक आरोपी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया है। विगत दिनों वलगांव रोड पर नवसारी के पास आर्चिड स्कूल के सामने वीरान झाड़ी में एक जली हुई लाश पुलिस ने बरामद की थी। इस लाश की शिनाख्त अल हिलाल कॉलोनी निवासी मोहम्मद अनीस मोहम्मद यूनुस नामक 40 वर्षीय व्यक्ति के रूप में हुई है। जानकारी मिली है कि मोहम्मद अनीस मानसिक रोगी था, जिसका यहाँ पर एक मानसोपचार विशेषज्ञ के यहाँ इलाज चल रहा था और उसने इससे पहले भी 2 बार आत्महत्या करने का प्रयास किया था। लेकिन पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है कि अल हिलाल कॉलोनी से यह व्यक्ति नवसारी के पास कैसे पहुंचा। अकोला के रामदासपेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले लकड़गंज परिसर में शुक्रवार तड़के 2:30 बजे के करीब लगी आग में 4 दुकानों सहित 5 घर जलकर खाक हो गए। इस अग्निकांड में करोड़ों रुपए का नुकसान होने का अनुमान जताया गया है। इस आग को बुझाने के लिए अकोला, मूर्तिजापुर, अकोट, पारस व दरियापुर आदि इलाकों से दमकल विभाग के दस्ते तुरंत मौके पर पहुंचे। महानगरपालिका की टीम ने जोन क्रमांक 5 भाजी बाजार अंतर्गत आने वाले अंबा गेट, रविनगर, पार्वती नगर, खोलापुरी गेट परिसर में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। इस दौरान शिवलीला मंगलम नामक मंगल कार्यालय पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इंदौर देवास की दिशा में एक वाहन से 2029 किलो सलाई गोंद ले जा रहे तस्करों को खंडवा वन विभाग की टीम ने आज तड़के हिरासत में लिया। इस कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 5 लाख रुपए मूल्य की सलाई गोंद भी जब्त की गई। राजापेट पुलिस ने गांजा बिक्री मामले में गुरुवार को विट्ठल मावंदे समेत एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है।
इन दोनों सहित 4 आरोपियों को न्यायालय ने 8 मार्च तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश जारी किए हैं। शहर में लगातार संगीन अपराधों में शामिल रहने वाले कुख्यात हिस्ट्री शीटर और बार बार कार्रवाई करने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले अवैध व्यवसायियों पर पुलिस ने MPDA के तहत कार्रवाई करने की मुहिम तेज कर दी है। इसके तहत कल वडाली परिसर निवासी सैयद जफर के खिलाफ पुलिस ने MPDA के तहत इस वर्ष की पहली कार्रवाई की है। तालाबंद घरों को निशाना बनाते हुए चोरी की घटनाओं को अंजाम देने का सिलसिला विगत कई माह से चल रहा है। गत रोज न्यू कॉलोनी निवासी स्वप्निल धाकरे के बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने 50,000 रुपये मूल्य के करीब माल पर हाथ साफ कर दिया। CCTV कैमरा फुटेज में 2 चोर दिखाई दिए हैं। फ्रेजरपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। विलासनगर गली नंबर 3 में रहने वाले ऋतिक दिवाकर डोलस ने कल रात 8 बजे के दौरान उसकी पत्नी जब अपने परिजनों से फ़ोन पर बात कर रही थी तो उसके हाथ से फ़ोन छीनकर उसके साथ गाली गलौज की और उसके सिर के बाल खींचते हुए उसके साथ मारपीट की। पश्चात ऋतिक डोलस की पत्नी ने शुक्रवार की सुबह गाड़ीनगर थाने में पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।